चलिए, ये पार्ट रह गया था हम लोगों का, ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स है, अलग अलग तरीके के स्पीसीज़ है, वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे स्पीसीज़ के साथ इंटरेक्शन कैसे दिखाता है, ठीक ना। अब वो इंटरेक्शन कैसा भी हो सकता है कि इस इंटरेक्शन में एक ऑर्गेनिज्म को या एक स्पीसीज़ को दूसरे स्पीसीज़ से मदद मिल रहा हो, ठीक ना, दोनों एक दूसरे के भलाई बेनिफिट कर रहा हो, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है। हो सकता है दोनों आपस में सेम फूड सोर्स के लिए लड़ रहा हो, इसको बोलते हैं कंपटीशन, ठीक है। तो जब कंडीशन ऐसा आएगा कि दो स्पीसीज हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा पहुंच रहा है, ठीक है, तो उन तरीके के इंटरेक्शन को क्या नाम देंगे हम? म्यूचुअलिज्म नाम देंगे। क्या नाम देंगे? म्यूचुअलिज्म। हम यहाँ पे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड कर लेते हैं एक बार। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, एक बार एनसीईआरटी में टिक लगा लेना, ठीक ना, कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे लास्ट लाइन में आपको नज़र आएगा कि एक साइन, पॉजिटिव साइन यहाँ दिखाया गया है। किस चीज़ के लिए? पॉजिटिव साइन दिखाया गया है जिसको बेनिफिट हो रहा है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म या किसी स्पीसीज़ को बेनिफिट हो रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव साइन दिखाया गया है। अगर नेगेटिव साइन दिखाया जा रहा है इसका मतलब है डेट्रीमेंटल, यानी लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और अगर जीरो का साइन दिखाया गया इसका मतलब है ना तो कोई फायदा ना तो कोई नुकसान, यानी न्यूट्रल इंटरेक्शन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में, जरा इसको समझ लेते हैं हम लोग। कोई स्पीसीज है ए और एक दूसरा स्पीसीज है स्पीसीज बी। अगर दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन दिखा रहे हैं और दोनों को क्या हो रहा है, एक दूसरे से फायदा हो रहा है, दोनों क्या है? प्लस प्लस, प्लस का मतलब बेनिफिट, बेनिफिट, दोनों को एक दूसरे से क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। इस स्पीसीज को इससे और इस वाले को इससे फायदा हो रहा है। इस तरीके के इंटरेक्शन को नाम देते हैं हम म्यूचुअलिज्म। दोनों को अगर नुकसान हो रहा है एक दूसरे से, इसको नाम देते हैं कंपटीशन। जैसे एक ही फूड सोर्स के लिए दो ऑर्गेनिज्म, दो स्पीसीज अगर सेम फूड सोर्स के लिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों का नुकसान हो रहा है, कुछ नुकसान इसका हो रहा है, कुछ नुकसान इसका हो रहा है, इसको हम नाम देंगे कंपटीशन, ठीक है। इसके बाद आता है प्रीडेशन और पैरासिटिज्म, जिसमें एक को नुकसान और दूसरे को फायदा, ठीक है। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में क्या है? एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। प्रीडेशन का मतलब क्या है? जैसे शेर और बकरी, ठीक है, इसमें शेर का क्या हो रहा है? फायदा, पेट भर रहा है शेर का, और बकरी का क्या हो रहा है? नुकसान। उसके परिवार वाले रो रहे हैं कि हमारा फूफा था चला गया, शेर खा गया, ठीक है। पैरासिटिज्म में भी ऐसा ही है, हमारे बॉडी पे रहने वाले क्या? पैरासाइट, ठीक है। जैसे जुए, लाइस बोलते हैं जिनको, ठीक, वो हमारी ही बॉडी पे रह के क्या करते हैं? हमारी ही बॉडी से फूड लेते हैं, ठीक है, यानी हमारा नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, और उनका क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म। दो इस तरीके के इंटरेक्शंस हैं जिसमें एक स्पीसीज जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना फायदा ना नुकसान, जबकि जो दूसरा स्पीसीज है उसमें कॉमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है और एमेंसलिज्म में उस स्पीसीज को नुकसान हो रहा है। दोनों सेम है। कौन कौन से? पैरासिटिज्म और प्रीडेशन सेम है, ठीक है। सेम इसीलिए बताए गए हैं, देखिए मैं यहां समझा देता हूं आपको। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है किस चीज में? कि अगर प्रीडेशन है, ठीक है, तो प्रीडेशन में जो प्रीडेटर होगा यानी जिसको बेनिफिट पहुंचने वाला है उसका नंबर होता है कम और साइज होता है लार्ज प्रीडेशन में, ठीक है। जबकि पैरासिटिज्म में क्या है? पैरासिटिज्म में ऑर्गेनिजम्स का नंबर होता है ज्यादा, ठीक है, जो पैरासाइट है, और साइज होता है छोटा, ठीक है। जैसे प्रीडेशन में हम बात करते हैं नंबर होता है कम और साइज होता है बड़ा, ठीक है। जैसे 100 बकरियों के पीछे एक शेर, शेर का साइज क्या है? बड़ा है, नंबर क्या है? कम है, ठीक है। और एक इंसान के सर पे 15,000 करोड़ जुए, ठीक है। कितने जुए हैं आपके सर में? जीरो। झूठ बोलता है, शकल पे भी जुए चलते हैं इनके, ठीक है। तो पैरासिटिज्म में क्या है? नंबर क्या है? ज्यादा है, और साइज क्या है? जिस ऑर्गेनिज्म जो जिसको होस्ट बनाकर रखा गया है, जिसके बॉडी पे ये पैरासाइट ग्रो कर रहे हैं, उनका साइज क्या है? छोटा, एज कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी। लेकिन नंबर क्या है?
ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा नंबर है। चलो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो जब दोनों स्पीसीज बेनिफिट होंगे एक दूसरे से, इंटरेक्शन कहलाएगा म्यूचुअलिज्म। दोनों को लॉस होगा तो कंपटीशन, ठीक है। पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में क्या होता है, एक को बेनिफिट होता है, ठीक है, और दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है, दूसरे का डेट्रीमेंटल है, दूसरे का नुकसान है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, हम बात करते हैं यहां पे कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म के बारे में। तो कॉमेंसलिज्म में क्या है, एक स्पीसीज को बेनिफिट मिल रहा है और दूसरे को ना तो ये बेनिफिट हो रहा है ना हार्म हो रहा है, ना नुकसान है ना फायदा है। एमेंसलिज्म में क्या है, एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये समझ में आ गया? ठीक है, चलिए यहां हम बात कर लेते हैं प्रीडेशन के बारे में। तो प्रीडेशन का मतलब क्या है, प्रीडेशन का मतलब क्या होता है, शिकार करना, चर जाना, खा जाना, ठीक है। यहां समझते हैं हम, यहां पे क्या है, यहां पूछा गया है व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इफ द कम्युनिटी हैज नो एनिमल टू ईट द प्लांट्स। ठीक है, अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, तो जितने एनिमल्स हैं वो अगर नहीं है तो प्लांट के पास जो एनर्जी है वो इस्तेमाल या नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में नहीं जाएगा, और प्लांट के पास इतनी एनर्जी होने के बाद प्लांट क्या करेगा, खुद फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देगा। ठीक है, चलिए यहां पे हम समझ लेते हैं कि यू कैन थिंक प्रीडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल ऑफ एनर्जी फिक्स बाय प्लांट। यानी है क्या कि भैया प्रीडेशन का मतलब क्या है, ये नेचर का एक तरीका है जिसमें क्या होता है, एनर्जी को हायर ट्रॉफिक लेवल पे पहुंचाया जाता है, उस एनर्जी को जो प्लांट ने फिक्स किया है सनलाइट की मदद से। ठीक है, यानी प्लांट ने क्या किया है भैया, फोटोसिंथेसिस किया है कि नहीं? अब फोटोसिंथेसिस करने के बाद प्लांट क्या करता है, इस सनलाइट की जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी से क्या करता है, फूड बनाता है। ठीक, कुछ फूड ये अपने पास यूज कर लेता है, यानी रेस्पिरेशन में 90% यूज कर लेता है, और बाकी बचा 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक, यानी जो हर्बीवोर्स हैं, पौधे खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन तक कितना पहुंचता है, सिर्फ 10%। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पे बताया गया है कि अगर एक एनिमल है जो प्लांट पे फीड कर रहा है, प्लांट को खा रहा है, उसको हम हर्बीवोर्स नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हर्बीवोर्स भी एक तरीके के क्या है, प्रीडेटर है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर खाना खाते हैं, जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ठीक, चलिए फिर यहां देखते हैं हम लोग, तो यहां बताया गया है कि भैया जो प्रीडेशन है, प्रीडेशन ये एनर्जी ट्रांसफर तो करता ही करता है, इसके बाद भी प्रीडेटर का अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना। ठीक है, यानी शिकारी का काम क्या है, जो शिकार है, शेर का काम क्या है, खरगोश के पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना। नहीं तो क्या होगा, खरगोश इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि सारा का सारा घास पत्ता पेड़ पौधा खा जाएंगे। ठीक है, और इकोसिस्टम फिर क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये भैया इकोसिस्टम की इंस्टेबिलिटी के लिए क्या करना, अगर इकोसिस्टम की इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं आप, तो क्या करना जरूरी है कि प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसी तरीके का एक कंडीशन, एक एग्जांपल यहां देखा गया कि भैया प्रिकली पेयर कैक्टस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आया 1920 ईस्वी के दौरान, 1920s में। ठीक, और ये क्या है, इतना ज्यादा फैलने लगा उस एरिया में कि बाद में क्या किया गया, इनको कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर, जो कि एक मॉथ था, ठीक है, मॉथ एक तरीके का इंसेक्ट, ठीक है, बटरफ्लाई की तरह दिखता है लेकिन बटरफ्लाई होता नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये जब डाला गया उस एरिया में, तो फिर क्या हो गया भैया, ये कैक्टस पे फीड करने लगा ये मॉथ, और कैक्टस को फिर कैक्टस का नंबर कम होने लगा धीरे धीरे करके। ठीक है, इसके बाद यहां पे हम बात करते हैं, एक और तरीका बताया गया है, एक और तरीका क्या बताया गया है, यहां समझ लेते हैं हम कि रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में एक स्टारफिश जिसका नाम है पिजेस्टर, ठीक ना, स्टारफिश है जिसका नाम है पिजेस्टर। मैं आप लोगों को यहां दिखा भी देता हूं पिजेस्टर कैसा दिखता है।
ये है पिजेस्टर, ठीक है, देखा हुआ है ये, हाँ ये है पिजेस्टर। ठीक है, ये स्टारफिश पिजेस्टर नाम है इसका। ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रीडेटर। अब क्या किया गया, इस प्रीडेटर को एक्सपेरिमेंटली हटा कर देखा गया, तो क्या देखा गया कि भैया 10 से ज्यादा स्पीसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गए 1 साल के अंदर। कैसे, ये प्रीडेटर हट गया तो जितने सारे प्रे थे वो सेम फूड सोर्स के लिए आपस में लड़ गए, और आपस में लड़ने की वजह से क्या हो गया, 10 से ज्यादा तरीके के स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो प्रीडेटर का होना इसलिए भी जरूरी है, ठीक, ताकि क्या कर सके, प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख सके। ठीक है, ताकि प्रे का भी नंबर बचा रहे एक लिमिट तक और प्रीडेटर का नंबर बचा हुआ रहे। अब क्या है, मान लीजिए ये प्रीडेटर बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है कि बहुत ज्यादा ही प्रे को खत्म करने लगा है भैया। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि प्रे हो सकता है कुछ टाइम के बाद एक्सटिंक्ट हो जाए, विलुप्त हो जाए। हो सकता है कि अगर प्रीडेटर ज्यादा चालाक बन गया, एक एक दिन में 10-10 बकरियां खा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रे का नंबर ही कम हो जाएगा, प्रे ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि प्रे का नंबर भी भैया एक लिमिट में रहना जरूरी है, ठीक है, तो इस चीज से बचाने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को क्या कर लिया है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया एनवायरनमेंट के अनुसार, ताकि प्रीडेटर से बचा जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहां पे कि इंसेक्ट और फ्रॉग के कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जिन्होंने अपने आप को कैमोफ्लैज कर लिया है, यानी जिस तरीके का एनवायरनमेंट का बैकग्राउंड होता है, ठीक ना, इन्होंने अपना कलर को वैसे ही ढाल लिया है कि उस बैकग्राउंड में ये छुपे रह सके और प्रीडेटर को नजर भी ना आए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि एक बटरफ्लाई है जिसका नाम है मोनार्क बटरफ्लाई। ठीक है, ये जो है ना, इसका टेस्ट बहुत गंदा है और इसी वजह से जो इसका प्रीडेटर है, जो एक बर्ड है, वो इनको नहीं खाते हैं। ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाई आपको यहां नजर आ जाएंगे, ये रहा मोनार्क बटरफ्लाई, ये रहा मोनार्क बटरफ्लाई। ठीक है, ये है मोनार्क बटरफ्लाई। ठीक है, ये मोनार्क बटरफ्लाई, इनके जो लार्वा है, लार्वा, ठीक ना, वो क्या करता है, वो एक वीड को खाता है। ठीक है, जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं तो ये एक पॉइजनस वीड को खाते हैं और इसकी वजह से वो केमिकल इनकी बॉडी में आ जाता है। ठीक, और इनका जो प्रीडेटर है, जो कि एक बर्ड है, वो इनको नहीं खाता है क्योंकि इनका टेस्ट उस पॉइजनस केमिकल की वजह से बहुत गंदा होता है। चलिए यहां समझते हैं हम लोग कि भैया है क्या, कि जो बटरफ्लाई है ये एक्वायर करता है इस केमिकल को कब, कैटरपिलर स्टेज में। ठीक है, जब लार्वल स्टेज, कैटरपिलर स्टेज आता है तो ये एक पॉइजनस वीड पे को खाते हैं और इसकी वजह से ये केमिकल इनके बॉडी में पहुंचता है, जिसकी वजह से इनका टेस्ट बहुत ही बेकार हो जाता है। ठीक है, यहां हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है, एनसीईआरटी का लाइन याद रखेंगे, नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफेगस। फाइटोफेगस का मतलब है जो प्लांट को खाते हैं। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म जो डिफेंस के लिए बनाया गया है, ठीक ना, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि थॉर्न्स, अकेसिया में, कैक्टस में। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन ऑफ डिफेंस। याद रखेंगे, मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन ऑफ डिफेंस क्या है, थॉर्न्स। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि भैया किसी भी लाइन से क्वेश्चन उठा के आपको दे देगा, आपको समझ में नहीं आएगा कहां से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो थॉर्न्स आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस, याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहां पे कि एक प्लांट है जिसका नाम है कैलोट्रोपिस। ठीक है, एक वीड है जिसका नाम है कैलोट्रोपिस। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये कैलोट्रोपिस प्रोड्यूस करते हैं हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, कैलोट्रोपिस, मैं यहां आप लोगों को दिखा देता हूं, कैलोट्रोपिस का भी पिक्चर है इसमें।
इसको हिंदी में कुछ और नाम से जानते हैं क्या? देखे हैं फूल? हाँ, है ना। तो इस पे क्या है, इसको नहीं खाते हैं ऑर्गेनिजम्स। इसको जो है, जो कैटल्स हैं वो इन पे फीड नहीं करते हैं। जो कैटल है, जो गोट्स है, इन पे फीड नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट बहुत सारी केमिकल्स बनाते हैं और उनका अलग अलग कमर्शियल यूज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंपटीशन के बारे में। ठीक है, तो कंपटीशन का मतलब क्या है? जब दो अलग अलग स्पीसीज है और दोनों एक दूसरे से आपस में लड़ जाए तो दोनों का नुकसान होगा भैया। ठीक है, यानी दोनों क्या होंगे? हार्म, दोनों हार्म होंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम यहां बात कर लेते हैं इन सम सेलो साउथ अमेरिकन लेक। सेलो लेक्स का मतलब क्या होता है? सेलो का मतलब, सेलो मतलब खोखला नहीं, सेलो का मतलब जिसका डेप्थ ज्यादा ना हो। हाँ, यानी अंदर पैर रखो तो बस घुटने तक पानी आए। ठीक है, सेलो लेक का भी होगा, इसमें चित्र में दिखा देता हूँ आपको। ये सेलो लेक्स देखो। ठीक है, ये क्या है? सेलो लेक्स है। इनमें आप पैर डाल भी दोगे ना तो नीचे देखो घास उगा हुआ है। ठीक ना। चलिए, इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेरेलैक। सेरेलैक, ठीक है। तो ये जो साउथ अमेरिका के इस तरीके के लेक्स हैं, साउथ अमेरिका के इस तरीके के जो लेक्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं कि यहाँ आने वाले फ्लेमिंगो और यहाँ पहले से रहने वाली जो मछलियाँ हैं वो क्या हो जाती हैं? कॉमन फूड, जो कि एक जू प्लैंकटन है, उनको खाने के लिए आपस में क्या दिखा देते हैं? कंपटीशन। समझ में आया कि नहीं? सेकेंडली, रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। ठीक है, यानी क्या है कि रिसोर्सेज अगर अबंडेंट भी रहे तो भी क्या हो सकता है? कंपटीशन हो सकता है। ठीक ना। यहां हम बात करते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस ड्यू टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज। यानी हो क्या सकता है कि मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी फीडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, यानी जो ज़्यादा खाना खा सकता है या ज़्यादा चर सकता है। ठीक ना। और दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसा है, दूसरी स्पीसीज ऐसी है जो कि जिसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी बहुत तेज़ी में खाना नहीं खा सकता है, तो भी चांसेस है वहाँ पे कि जो सुपीरियर ऑर्गेनिज्म है, जो जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, वो कम इफिशियंसी वाले को वहाँ से हटा दे। फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ अगर बात करते हैं तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे एबिंगडन टॉर्टोइज। एक टॉर्टोइज है जिनकी लंबी गर्दन होती है। गैलापागोस आइलैंड पे ये मिलते थे। ठीक ना। जब क्या हुआ, जब गोट्स का इंट्रोडक्शन हो गया उस आइलैंड पे, यानी जब गोट्स आने लगे उन आइलैंड पे, तो क्या हुआ? गोट्स की जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी, यानी जो चरने की क्षमता थी, वो ज़्यादा थी। ठीक, वो क्या थी? ज़्यादा थी। इसके बारे में अभी बताता हूं कहानी। उससे पहले एक चीज़ हम समझेंगे कि जो गॉस है, गॉस, ठीक ना, जिन्होंने बताया था कि जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक ना, जो गॉस ने बताया था कि नीश को शेयर नहीं किया जा सकता है, अगर शेयर करना है तो रिसोर्स पार्टीशनिंग करना होगा। ये भी हम लोग आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो एबिंगडन टॉर्टोइज एक इस तरीके का टॉर्टोइज है। ये इस तरीके का एक टॉर्टोइज है, ये टॉर्टोइज है, लंबी गर्दन वाला टॉर्टोइज। ठीक, ठीक है। लंबी गर्दन वाला जो टॉर्टोइज है, ये क्या होता था? ये समंदर में से, ठीक ना, आइलैंड पे निकल आता था। किस चीज के लिए? फूड के लिए, खाने के लिए। ठीक है, उस समय जो वेजिटेशन था वो कोस्टल साइड में वेजिटेशन ये इस तरीके से प्रेजेंट था। लेकिन जैसे ही गोट आ गए इस एरिया में, ठीक है, इनका क्या हो गया? जो चरने का एफिशिएंसी था वो ज्यादा था। अब इस वजह से क्या था कि कोस्टल साइड से ये जो वेजिटेशन था ये धीरे धीरे खत्म होने लगा। ठीक है, और वेजिटेशन कहाँ बचा? तो भैया ऊपर पहाड़ों पे जाके यहाँ वेजिटेशन बचा हुआ था।
तो होता क्या था कि ये कछुए समंदर से निकल के खाने की तलाश में आगे जाते तो थे, लेकिन क्योंकि इस एरिया का पूरा वेजिटेशन इन्होंने जल्दी जल्दी खत्म कर दिया था, तो और ये चलते थे धीरे, इसको यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता था, तो खाना यहाँ मौजूद था, इतना ऊपर भी नहीं जा सकते थे और ऐसी जगह पहुँच जाते थे कि फिर लौट कर समंदर तक भी नहीं आ सकते थे, तो ये बीच में ही क्या हो जाते थे, मर जाते थे। ठीक है, क्योंकि इनकी चाल धीरे थी, धीरे धीरे चल सकते थे ये, तो समंदर से उस वेजिटेशन तक जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे अब बचे थे बकरियों के आ जाने के बाद, यहाँ तक पहुँचने में इनको टाइम लग जाता था इतना कि ना तो आगे जा पाते थे ये खाना खाने के लिए और ना ही पीछे लौटकर समंदर में आ सकते थे। ठीक ना, तो होता क्या था कि गॉस ने बताया कि भैया जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज होगा वो क्या करेगा, अदर स्पीसीज को इवेंचुअली एलिमिनेट कर देगा। ठीक ना, ये क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, एक टर्म आता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज, जरा इनको समझेंगे। कॉम्पिटिटिव रिलीज होता क्या है कि जब एक सुपीरियर स्पीसीज और इंफीरियर स्पीसीज एक ही आइलैंड पे रह रहे हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि जब सुपीरियर स्पीसीज को हम उस जगह से हटा देंगे तो इंफीरियर स्पीसीज का जो नंबर है वो अचानक ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। इसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्पिटिटिव रिलीज। यानी जब कंपटीशन ना हो तो क्या होता है, जो नंबर है इंफीरियर स्पीसीज का वो भी अचानक से बढ़ने लगता है, ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। अ स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन, यहां समझिएगा, इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज, कि एक स्पीसीज दूसरे सुपीरियर स्पीसीज के मौजूद होने की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया तक ही लिमिटेड है, आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आगे जाएंगे तो सुपीरियर वाला इसको मार देगा। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर इस सुपीरियर वाले कॉम्पिटिटिव स्पीसीज को क्या कर दे, एक्सपेरिमेंटली रिमूव करके देखा जाए, तो क्या होगा कि भैया ये जो इंफीरियर स्पीसीज है इनका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज एक्सपेंड हो जाएगा ड्रामेटिकली, अचानक से बहुत ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, यहां हम बात करते हैं, एक कॉलोनल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, इसमें दिखाया गया कि भैया जो रॉकी सी कोस्ट है स्कॉटलैंड के, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ये अंडरलाइन कर लिए क्या? ठीक है, यहां समझिएगा, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, इसमें कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज था एक बार्नेकल जिसका नाम था बैलेनस। ठीक है, और ये क्या करता था कि वहां के जो स्मॉलर या जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीसीज था बार्नेकल का, जिसका नाम था कैथामेलस, ठीक है, इनको इस एरिया से एक्सक्लूड कर दिया था सुपीरियर वाले ने। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बताता है कि भैया अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक ही रिसोर्स के लिए कंपीट कर रहे हैं, ठीक ना, तो वो दोनों के दोनों एक साथ एक जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या कि जो सुपीरियर है वो क्या करेगा, इंफीरियर वाले को एलिमिनेट कर देगा, मार डालेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, ये चीज तब पॉसिबल है, यानी कंपटीशन को तब एक्सक्लूड किया जा सकता है जबकि क्या किया जाए, रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या किया जाए? रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब क्या है कि भैया अलग अलग, जैसे हम बोलते हैं अलग अलग फीडिंग टाइम्स, ठीक है, या अलग अलग फॉरेजिंग पैटर्न्स, यहां हम देख लेते हैं। यानी कि दो ऑर्गेनिज्म एक ही एरिया में रह रहे हैं सेम तरीके के फूड सोर्स के लिए। ठीक है, सपोज दो ऑर्गेनिजम्स एक ही एरिया में रह रहे हैं सेम तरीके के फूड के लिए। ठीक है, तो होगा क्या, यहां पे जो सुपीरियर स्पीसीज होगा वो इंफीरियर वाले को क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा। ठीक, लेकिन ये तब पॉसिबल है, मान लेते हैं कि एक ही नदी है, सेम रिसोर्स को यूज किया जा रहा है, किसके द्वारा, हिरन के द्वारा भी और शेर के द्वारा भी। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि सेम रिसोर्स को एक साथ यूज कर ले? नहीं। लेकिन अगर रिसोर्स पार्टीशनिंग कर ले, जैसे डिफरेंट फीडिंग टाइम्स,
ठीक ना। डिफरेंट फीडिंग टाइम में क्या होगा कि भैया शेर तुम रात को पानी पी लेना और हिरन तुम दिन को पानी पी लो, तो पॉसिबल है। तो इनको क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, सेम रिसोर्स को यूज किया जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से, या फिर डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स, जैसे एक ही तरीके के ढेर सारे चिड़िया है, अब सपोज सबके सब सीड खा रहे हैं, ठीक है, तो होगा क्या, उनमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर चरने का फॉरेजिंग पैटर्न यानी फीडिंग हैबिट अगर सबका अलग अलग हो जाए तो कंपटीशन नहीं होगा। जैसे डार्विन फिंचेस नजर आए थे आपको, ठीक ना, जो ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड्स है, अलग अलग तरीके के बर्ड बन गए थे, कुछ वर्म खाने लगे, कुछ मछलियां खाने लगी, ठीक ना, यानी सब ने अपना क्या कर लिया, फीडिंग हैबिट चेंज कर लिया। मैक आर्थर के बारे में हम बात कर लेते हैं कि मैक आर्थर ने भी बताया कि भैया क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वॉर्बलर्स के 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वॉर्बलर को सॉन्ग बर्ड का नाम दिया जाता है। वॉर्बलर का यहां पे आपको चित्र देखने के लिए मिल जाएगा, ये है वॉर्बलर, ठीक है, ये वॉर्बलर है। तो इस तरीके के 5 क्या है, क्लोजली रिलेटेड वॉर्बलर की स्पीसीज थी। ये क्या होते थे, एक साथ एग्जिस्ट करते थे, एक साथ एग्जिस्ट करते थे। यहां देख लीजिए, लिविंग ऑन द सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन, एक साथ रहते भी थे और कॉम्पिटिशन भी नहीं होता था। क्यों को एग्जिस्ट करते थे, ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज, यानी जो खाना खाने की जो एक्टिविटीज थी, खाने की जो एक्टिविटीज थी वो अलग अलग थी, अलग अलग चीजों पे फीड करते थे, तो सब साथ में रहते थे, किसी को एक दूसरे से कोई नुकसान भी नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं पैरासिटिज्म पे। चलिए, पैरासाइट का मतलब क्या है, छोटे ऑर्गेनिजम्स जो क्या होते हैं, होस्ट की बॉडी पर रह के उनकी बॉडी से फूड लेते हैं। यहां हम समझ लेते हैं इसको जरा एक पैरासाइट के बारे में, कि बहुत सारे पैरासाइट्स ऐसे हैं जो इवॉल्व हो चुके हैं होस्ट स्पेसिफिक बनने के लिए, यानी एक पर्टिकुलर तरीके का होस्ट चाहिए, उससे ज्यादा होस्ट नहीं चाहिए स्पेसिफिक, ठीक ना। दे कैन पैरासिटाइज ओनली ऑन अ सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट, ठीक है। हम बात करते हैं इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड द पैरासाइट टेंड टू कोइवॉल्व, यानी कहने का मतलब क्या है कि इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग और रेजिस्टिंग द पैरासाइट हैज टू इवॉल्व मैकेनिज्म टू काउंटरएक्ट और न्यूट्रलाइज देम। यानी कहने का मतलब क्या है कि पैरासाइट को होस्ट पे रहना है। अब अगर मान लीजिए होस्ट अपने आप को चेंज कर लेता है, तो इस पैरासाइट को भी अगर उस पर जिंदा रहना है तो अपने आप को उसी अनुसार ढालना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। कि कुछ जो पैरासाइट है उन्होंने अपने आप को स्पेशल तरीके से इवॉल्व करा है, जैसे कि लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, बॉडी में एक जगह रहना है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अधेसिव ऑर्गन्स, जैसे कि सकर्स, चिपक के रहना है बॉडी में से, ठीक है। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इनको डाइजेस्ट नहीं करना है फूड, इनको डायरेक्ट जो एब्जॉर्ब्ड फूड है ब्लड में, वो ब्लड पीना है इनको, तो उससे फूड डाइजेस्टेड फॉर्म में इनके बॉडी में पहुंचता है। और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है, यानी एक बार में 42 अंडे दे देते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट के बारे में कि भैया इवॉल्विंग 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक ना, इन्वॉल्विंग 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर्स टू फैसिलिटेट पैरासिटाइजेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी होस्ट का मतलब है जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा गैमेट्स का, ठीक ना, जिनके अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो प्राइमरी होस्ट, और उसको छोड़कर बाकी सब क्या है, सेकेंडरी होस्ट। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक। यहां हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल है यहां पे, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं। एक एग्जाम्पल है यहां पे, ह्यूमन लिवर फ्लूक, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लिवर फ्लूक के बारे में, लिवर फ्लूक के बारे में पढ़े हैं? लिवर फ्लूक होता है, पता है? नहीं पढ़े? कौन सा फाइलम है लिवर फ्लूक का? नहीं पढ़े हो?
लिवर फ्लूक नहीं पढ़े हैं? एनालिडा में आते क्या? प्लेटिहेल्मिन्थेस। चलिए यहाँ देखेंगे तो लिवर फ्लूक जो है इसको दो इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए, एक स्नेल और एक फिश, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो स्नेल और फिश इंटरमीडिएट होस्ट है और प्राइमरी होस्ट कौन है? ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन के बॉडी से एक्सक्रीटा जो निकलता है मिट्टी में जाता है, वहां से स्नेल खाते हैं, स्नेल से मछलियों में जाता है और मछलियों को फिर इंसान खा जाता है, ठीक है। मलेरियल पैरासाइट के बारे में अगर बात करें, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट नीड्स अ वेक्टर जिसका नाम है मॉस्किटो, ठीक है, एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। हम बात कर लेते हैं मेजोरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म द होस्ट, दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। यानी ये क्या कर सकते हैं पैरासाइट? सब चीज़ कम कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, सर्वाइवल और ग्रोथ सबको कम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डू यू बिलीव, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, डू यू बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट? नो सर। देन वाई डिडंट नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ सच टोटली हार्मलेस पैरासाइट? ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। होस्ट चाहिए ही चाहिए, अगर होस्ट नहीं रहा तो पैरासाइट्स फिर जिंदा नहीं रहेंगे। पैरासाइट्स का मतलब ही है जो होस्ट पे जिंदा रहे। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पैरासाइट जो एक्सटर्नल सरफेस पे रह के, होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस पे रह के फूड ले, उनको एक्टोपैरासाइट्स नाम देते हैं। जैसे लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे मैराइन फिश है, ठीक है, ये क्या है, इनके पास भी एक्टोपैरासाइट होते हैं, कोपोड्स नाम देते हैं। कस्क्यूटा एक प्लांट है, हिंदी में अमरबेल बोलते हैं शायद, ठीक ना, एक पैरासाइटिक प्लांट है। ये क्या होते हैं? कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट्स, ठीक है, जो झाड़ में पौधे उगते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं। हैज़ लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, तो इनके भैया क्लोरोफिल और लीव्स खत्म हो चुके हैं इवोल्यूशन में। इट डेराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट, जिनके ऊपर ये चिपक के रहते हैं उनसे ही फूड ले लेते हैं, ठीक है। यहां हम बात करते हैं द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट ऑल्दो इट नीड्स आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों है? अपने खाने के लिए ले रही, रिप्रोडक्शन के लिए ले रही है। अपने रिप्रोडक्शन के लिए ले रही है, ठीक है। किस चीज के लिए ले रही है? रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एंडोपैरासाइट्स के बारे में। तो एंडोपैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, लिवर, किडनी, लंग्स, इन सब चीज़ों में रह सकते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल जो है एंडोपैरासाइट का, ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड वाइल एम्फेसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के मुकाबले अगर बात करें तो मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली ये बहुत सिंपल होते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, एक पैरासाइट बर्ड है जो अपने अंडे होस्ट के नेस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। एक बर्ड है जिसका नाम है कोयल, कक्कू, कुक्कू, ठीक है, अलग अलग नाम देते हैं इनको। ये क्या करते हैं, अपने जो अंडे हैं वो डाल देते हैं किसके अंदर? कौवे के घोंसले में, ठीक ना, कौवे के घोंसले में। और कौवे के घोंसले में ये अंडे डालते हैं तो अंडे का जो साइज और कलर है वो क्या होता है? लगभग इक्वल होता है, ठीक। और जब ये कोयल के बच्चे अंडे से निकलते हैं तो वो कौवे के अंडे को फोड़ देते हैं, चोंच मार मार के, ठीक है, फोड़ देते हैं, और कौवे का नंबर कम हो जाता है और कुक्कू बर्ड का नंबर ज़्यादा होता है। कॉमेंसलिज्म में हम बात करते हैं तो कॉमेंसलिज्म में क्या है भैया कि एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जैसे ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन मैंगो ब्रांच, ठीक है, मैंगो ट्री पे या किसी भी पेड़ पे हम बात करें, दूसरे पौधे का ग्रो हो जाना, ठीक है। ये एक पेड़ है और इस पे ये ग्रो कर गया एक छोटा सा और पौधा, ठीक है, ये छोटा सा पौधा यहाँ पे ग्रो कर गया है भैया। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, तो जो छोटा सा पौधा अपना खाना ना खुद बनाया था, ये छोटा सा पौधा खाना लेता है बड़े पौधे से, ठीक है, और बड़े पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत नैनोग्राम के हिसाब से फूड जाता है, वो इतना बना रहा है, उसमें से थोड़ा इसको दे रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं?
ठीक है, इसके बाद है बार्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल। ठीक है, तो बार्नेकल्स को फायदा है किस तरीके से कि वेल इसको इधर उधर घुमाने का काम करती है, बड़ा सरफेस एरिया है तो रहने के लिए मिल जाता है इनको। ठीक है, ये वेल के ऊपर आपको छोटे 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 ये जो नजर आ रहे हैं ये बार्नेकल्स हैं। तो बार्नेकल्स को क्या मिल जाता है? फ्री राइड, रहने के लिए जगह, और इतना लार्ज सरफेस एरिया है कि कोई भी फूड अगर टकरा रहा है वेल की बॉडी से, ठीक ना, तो डायरेक्ट बार्नेकल्स को वहां से मिल जाता है। ठीक है, और वेल को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, वेल का कोई नुकसान ये नहीं करते हैं। एक नुकसान है, बस गंदे लग रही है। हाँ ठीक है, शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी। चलिए इसके बाद है कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल्स। यानी कभी कभी आपने देखा होगा इस तरीके का सीन। ये सीन क्या है? ये सीन है कुछ इस तरीके का। हाँ देखा सही है। ये देखा है सीन आपने? इनको नाम देते हैं कैटल एग्रेट्स, यानी जो सवारी करता है इन कैटल्स की। होता क्या है, ये गाय भैंस कहीं भी घास चरते हैं तो जहां घास साफ हो जाता है वहां से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इधर उधर भागने लगते हैं, और जब वो भागने लगते हैं तो ये नीचे उतर के उन कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। तो इसका फायदा हो गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना फायदा ना नुकसान। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे तो कैटल एग्रेट और कैटल्स के बारे में हमने यहाँ बात किया। एक और एग्जाम्पल है कॉमेंसलिज्म का, जरा यहाँ देख लेते हैं। सी एनिमोन के पास होता है क्या? स्टिंगिंग टेंटिकल्स, डंक मारने वाले टेंटिकल्स। ठीक है, और इनके पास छिप के बैठते हैं कौन? क्लाउन फिश। ये क्लाउन फिश आपने देखा होगा, ऑरेंज ऑरेंज कलर का। हाँ, मूवी में देखा होगा आपने, फाइंडिंग निमो। फाइंडिंग निमो एक मूवी आई है, फाइंडिंग निमो, ये आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये नजर आ रहे हैं आपको, ये सी एनिमोन है और ये क्लाउन फिश। ठीक है, तो सी एनिमोन क्या करते हैं? क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन दे देते हैं। कैसे? क्योंकि जो इनको खाने वाले, फिश को खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डर के मारे सी एनिमोन के पास नहीं आते हैं क्योंकि डंक मार देगा। ठीक है, तो इसको क्या मिल गया? फायदा मिल गया कि वो अपने प्रेडेटर से बच गए। ठीक है, इनको करंट क्यों नहीं मारता, इनको डंक क्यों नहीं मारता है? क्योंकि इनके पास मोटे स्किन के लेयर होते हैं, ऐसे लेयर 3-4 लेयर से मिलकर बनते हैं इनके स्किन का आउटर लेयर। ठीक ना, जिसकी वजह से इन स्टिंग का इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल। ठीक है, और यहां पे क्या है भैया? सी एनिमोन को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, जबकि जो क्लाउन फिश है वो क्या होती है? अपने आप को प्रेडेटर से बचा लेती है। म्यूचुअलिज्म के बारे में बात करें तो दो ऑर्गेनिजम्स, दोनों को एक दूसरे से फायदा। ठीक है, सब फॉर एग्जांपल माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा क्या है? फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स के बीच एसोसिएशन है। ठीक है, होता क्या है कि जो फंजाई है वो हायर प्लांट्स को फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके मिट्टी से देता है और बदले में कार्बोहाइड्रेट सोर्स प्लांट से ले लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म का। तो यहां पे आपको नजर आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है भैया? जिसमें फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है प्लांट का, यानी मेल गैमेट पॉलन ग्रेन को पहुंचाया जाता है कहां तक? स्टिग्मा के पास। ठीक है, और बदले में जो इंसेक्ट है उसको क्या मिल जाता है? नेक्टर मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है, तो हम यहां बात करते हैं कि पॉलिनेटर्स को, ठीक है, जूसी एंड न्यूट्रिशस फ्रूट दे देता है प्लांट। पॉलन एंड नेक्टर दिया जाता है पॉलिनेटर्स को, और बदले में जो पॉलिनेटर्स हैं वो क्या करते हैं? पॉलिनेशन करवाने में हेल्प कर देते हैं, यानी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कराने में हेल्प कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहां हम बात करते हैं कोइवोल्यूशन के बारे में। कोइवोल्यूशन अभी एक टॉपिक है जिसको हम समझ लेते हैं। कोइवोल्यूशन है क्या? सबसे पहली चीज तो कि कोइवोल्यूशन वो तरीका है जिसमें एक स्पीसीज के इवॉल्व होने की वजह से जो दूसरा स्पीसीज उस पर डिपेंडेंट है वो भी अपने आप को इवॉल्व करे।
यानी अगर कल से चूहे उड़ने लगे हवा में तो उसको खाने के लिए बिल्लियों को भी अपने ऊपर पंख लाना पड़ेगा उड़ने के लिए। समझ में आएगा एक तरीके से? यानी कहने का मतलब है कि कल से अगर फ्लावर जो पॉलिनेटर्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि मुझे नेक्टर नहीं चाहिए भाई, मुझे सिर्फ व्हाइट कलर के फ्लावर्स चाहिए, उस पर मैं पॉलिनेट करूंगा, तो सारे के सारे प्लांट को भी क्या करना पड़ेगा? बिना नेक्टर के व्हाइट कलर के फ्लावर अपने ऊपर लाना होगा अगर जिंदा रहना है तो। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे कि अभी एक एग्जांपल आएगा फिग ट्री और वॉस्प का। ठीक है, वॉस्प जिसको ततैया बोलते हैं। ठीक है, ततैया आप लोगों ने देखा है? ततैया है, हाँ, ये देखो माइकोराइजा है, रूट में फंगस नजर आ रहा है, वाइट वाइट, हाँ, हायर प्लांट के रूट में फंगस। चलिए तो ये है ततैया, इधर कर देता हूं, ये है ततैया येलो कलर का। ठीक है, ये कभी घरों के आसपास छोटे छोटे छत्ते बना लेती है और उसमें येलो कलर की होती है और काटती है, ये डंक मारती है। ठीक है, तो फिग ट्री और ततैया इनके रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ते हैं यहां पे। तो है क्या कि फिग स्पीसीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वॉस्प। फिग ट्री सिर्फ और सिर्फ वॉस्प से ही पॉलिनेट हो सकता है और दूसरा स्पीसीज से नहीं हो पाएगा। अरे फिग मतलब ततैया नहीं, फिग मतलब अंजीर, अंजीर, वॉस्प मतलब ततैया। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है कि जो फीमेल वॉस्प है, ठीक है, ये फ्रूट का इस्तेमाल, फिग के फ्रूट का इस्तेमाल करती है किस चीज के लिए? एग लेइंग के लिए, अंडे देने के लिए। ठीक ना, बट यूजेस द डेवलपिंग सीड विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वा। और फ्रूट के अंदर जो सीड है, लार्वा उनको खाकर बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो वॉस्प है ये पॉलिनेट करता है किस चीज के लिए? सूटेबल एग लेइंग साइट के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक ऑर्किड का एग्जाम्पल है। एक ऑर्किड है, मेडिटेरेनियन ऑर्किड बोलते हैं इनको, ऑफ्रिस नाम है इनका। ये सेक्सुअल डिसिट देते हैं पॉलिनेट होने के लिए। यानी जो बम्बल बी है, बम्बल बी बड़े वाला मधुमक्खी एक तरीके से ब्लैक कलर का होता है, उन बीज में क्या होता है, उनको सेक्सुअली अट्रैक्ट करते हैं ये प्लांट। कैसे? क्योंकि इन प्लांट का जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है इस तरीके से आया है कि फ्लावर के पास फीमेल बी का रिजेंबल करता हुआ एक पार्ट है जो साइज में, कलर में और मार्किंग में फीमेल बी की तरह दिखता है। मेल भी इस फीमेल बी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, इसको समझता है कि एक फीमेल है और कॉपुलेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉपुलेशन यहां हो नहीं पाता है। ठीक है, तो ये नकली कॉपुलेशन है, इसको नाम देते हैं सूडो कॉपुलेट। ठीक है, क्या नाम देते हैं? सूडो कॉपुलेशन। इसमें दोनों का फायदा होता है। दोनों का फायदा ऐसे है कि इसको थोड़ी पता है कि ये नकली है। ठीक है, मेल को थोड़ी, ये मेल जो है ये इसको थोड़ी पता है कि ये नकली है। ये सेक्सुअल डिजायर के लिए आता है, बाकी पॉलिनेशन करता है, इसके हाथ में पैरों में लग जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस पॉलन ग्रेन इज डस्टेड। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बम्बल बी है ये जहां जहां फीमेल फ्लावर पे जाता है वहां क्या करता है? पॉलन ग्रेन को डस्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, व्हेन दिस सेम बी सूडो कॉपुलेट विद अनदर फ्लावर इट ट्रांसफर पॉलन टू इट एंड दस पॉलिनेट द फ्लावर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा भी इफ द फीमेल बी कलर पैटर्न चेंजेस इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग इवोल्यूशन पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इसमें स्लाइट चेंज भी आ गया और ये जो फ्लावर का पार्ट है ये फीमेल की तरह दिखने जो वाले जो कलर है या जो पैटर्न है उससे थोड़ा भी चेंज हो गया तो फिर बम्बल भी नहीं आएगा इसके पास। ठीक है, बम्बल भी क्या होगा? नहीं आएगा इसके पास। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है
कि इसको क्या होना पड़ेगा, को इवॉल्व होना पड़ेगा अगर रिजेम्बलेंस को मेंटेन करके रखना है तो। तो बम्बल बी को जो चाहिए वो देने के लिए इसको चेंज होना पड़ेगा। चेंज नहीं हो पाया तो इसका पॉलिनेशन भी नहीं हो पाएगा। चेंज हो गया तो भैया पॉलिनेशन हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं को इवोल्यूशन। यहां तक क्लियर है ये?